तो कहने का अर्थ हुआ कि ये गणित जो गणना हुआ एक गिनती, इस गिनती का की शुरुआत की जाती है और यही गणित, यही मैथमेटिक्स आगे चलकर गणना में हमें कभी जोड़ देने की बात आ जाती है, तो कभी घटा देने की बात आती है, कभी गुणा करने मल्टीप्लाई करने की बात आती है, कभी डिवाइड करने की बात आती है। और यही जो 4 मूलभूत संरचनाएँ हैं, मूलभूत ऑपरेशंस हैं जीवन का, यानी खास करके मनुष्य के जीवन का आधार देता है। तब आपसे फिर पूछा जाता है कि भाई आप स्ट्रेच लेंथ कितना रखना चाहते हैं, ये बताइए, मटेरियल क्या खर्च करना चाहते हैं जी। हम उसी के अनुसार चलेंगे। तो कहेंगे कि नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेच रखना है। तो कहा कि मैक्सिमम स्ट्रेच रखना है तो हर हाल में वहाँ टॉप पर पहुँचने के लिए जो प्लेन देगा वो इंक्लाइन प्लेन रहेगा। प्रणाम आप सभी को, मैं निखिल प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं सरस्वती रेजिडेंशियल स्कूल के पॉडकास्ट शिक्षा संवाद में। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे आर.के. गुप्ता सर हैं। पिछले 35 वर्षों से वह शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ भी होते हुए उनको एक दशक पूरा होने वाला है। पिछले 9 साल से सर हमारे साथ हैं। कहते हैं कि अमूमन यह व्याख्या होती है कि मैथमेटिक्स के शिक्षक जो होते हैं वो थोड़े नाराज से दिखते हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन आप जैसे ही सर से मिलेंगे, मैं जैसे ही आपको सर से मिलवाऊंगा, आप यह नोटिस करेंगे कि सर उतने ही खुशमिजाज हैं जितने एक आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक होते हैं। बच्चे हमेशा मैथ्स का काम छोड़ करके दूसरा काम करना चाहते हैं। हमने अमूमन यह देखा है कि हमारे बच्चे बाकी कार्यों को छोड़ करके मैथ्स का काम करते हैं और यह सर के बनाए हुए डर की बात नहीं है, सर का प्रेम है। सर से जो प्रेम बच्चे करते हैं यह उनके काम में दिखता है। सर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपका हमारे पॉडकास्ट पे। एक छोटा सा परिचय मैं दे पाया सर, मैंने दिया। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपना परिचय सर हमें दें। इससे फील्ड में आने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस फील्ड में जाना पड़ेगा। तो पहले मैं असेंबली में असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया था 18 मार्च 87 को। लेकिन बैड लक, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात थी, हम लोग का 1 साल के बाद रिटेंचमेंट हो गया। तब जीने के लिए कुछ साधन ऐसा ढूंढा गया, भाई ढूंढा क्या गया। तो द टाइम एट द मोमेंट फिर हम लोग शुरू किए, तो छोटे से ही काम से, एक साधारण से ट्यूशन से शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे उसमें मैंने ये देखा कि जस्ट आई वाच्ड दैट इफ द वर्क इज परफॉर्म्ड ऑनेस्टली एंड फुल हार्टेडली you would be pleased much more, and its result will go to the society. Even the parents will search you and there will be your image. And this encouraged me day by day, due to which I reached up to here. And so many students have been attended by me, and as you know, many knows, they are on the renowned posts. Some are MBBS doctors, some are scientists, some are engineers. And here also I am trying so that some of the students, some of the bodies must be put to this platform so that our attempts, our try, our effort must come out. And therefore, in the beginning, I was much depressed due to dismissal, due to retrenchment. But anyway, I made up my mind that anyway I have to carry on life as well as my family. And so I started wholeheartedly. And today I am here. Previously I was at the boarding road. But when I made my own house there, then I shifted here and I came in your contact, and now I am serving here. And it is my try, it is my attempt that every student must be encouraged, motivated, attracted towards this subject. And so far, you, sir, and I see whenever some questions are put up on the board, the students just leave all the works, they put all the copies, books aside, and they are so much interested that they call us, may I sir, may I sir, may I sir. And I say that please solve in your copy, and they solve them nicely. And this is
And so far I think that it is our pious duty that we should not cheat, but work honestly, give something daily, not in a month or in a year, but I try to support, to provide something additional which may be out of the book, out of questions, out of the book, but from the chapters related to those which are already mentioned there. सर बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जैसे मैंने पिछली बार भी एक बार और ये बात कही थी कि शिक्षक से जब उनके बारे में पूछा जाता है, उनकी बातें जब पूछी जाती हैं, उनका परिचय पूछा जाता है, तो शिक्षक अक्सर से यही करते हैं कि अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो खैर ये तो आपका प्रेम है जो कि आपके विषय के प्रति है, और आपका विषय भी खैर बेहद मुझे तो बहुत जटिल लगता है, और मैं चाहता हूं कि आज मैं जब यहाँ से जाऊं तो मुझे भी ये लगने लगे जैसे आपके विद्यार्थियों को लगता है कि नहीं ये आसान है। मैं चाहता हूं कि मैं जब आपसे No, sir, it is quite interesting. In the beginning, it may be difficult for some of the students actually, one who have been not in the atmosphere of mathematics or the subjects which they carry on. But if they are a little put in this direction, they are just attracted in this direction, they feel much interest, much more interest, and they are totally addicted to this subject, no doubt. But some of them think it is really for those who does not want to devote a time. In Hindi we can say that it is matho, as for example, if curd or cream is churned, we can get something new. This is only, and one who goes through this gets the best result, they are the best performer, and one who thinks that, oh, I do not know to devote is, so much time is taking, then that becomes a little difficult for them, and finally in higher classes they want to keep aside, they want to be away from this subject, they think that it is a great burden, and many times even in the exam also it is asked that, oh, it is the toughest subject, but really it is quite interesting, because in other subjects if we go, then we have to go through the word of the books, we have to keep in mind, we have to learn them, and then we have to write it. But in this, no learning is needed. If we can just know the mathematical operations and put it, which can even be displayed while walking, while working in any field, even in classroom, even in field, even in the society, even on road, you can calculate. Therefore, it is difficult or for burden for those one who is not actually or basically motivated, basically they are not added. If we add them, if someone add a little hint, a little approach, the student can do much better, as we see that among other schools, our students are much fascinated towards maths compared to other subjects. And this is the matter of pride, that in most I have attended so many students of different schools, but I didn't get such dedications of a student towards maths as I found here, and that is why I always put some new question known as a trial, sometimes it is known as break, and they enjoy it they enjoy fully do it, that they do not think. Exactly. Sir, your students actually enjoy trial questions made by you, and we will actually, sir, we will start the conversation like मेरा पहला सवाल ये है कि मैथमेटिक्स क्या है? क्या तो मैथमेटिक्स वैसे लोग देहाती भाषा में इसको कहते हैं कि गणित, तो गणित गणना से रिलेटेड, गण
मैंने गणना से रिलेटेड, तो गणना कैसी गणना होगी भाई? तो ये बेसिकली जो आधारभूत रूप में देखा जाए जी तो लोग शुरू से कहते हैं, स्टार्टिंग से जब बच्चे यहाँ तक कि 2-3 साल के होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि पढ़ो, ये बताओ दिस इज़ वन, ना कि उन्हें अ क या ये सब चीज़ नहीं बताकर सबसे पहले उन्हें कहा जाता है कि वन। अब बोलो कितना हुआ? 2। अब ये बताओ भाई 3, ये कितना हुआ? तो 4। तो इस तरह से तो कहने का अर्थ हुआ कि ये गणित जो गणना हुआ एक गिनती, इस गिनती की शुरुआत की जाती है और यही गणित, यही मैथमेटिक्स आगे चलकर गणना में हमें कभी जोड़ देने की बात आ जाती है, तो कभी घटा देने की बात आती है, कभी गुणा करने मल्टीप्लाई करने की बात आती है, कभी डिवाइड करने की बात आती है। और यही जो 4 मूलभूत संरचनाएं हैं, मूलभूत ऑपरेशंस हैं, ये हमारे जीवन का, यानी खास करके मनुष्य के जीवन का आधार देता है, जिसके बल पर वह अभी बाकी सभी विषयों को लेकर आराम से चलता है और उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचा देता है, अपने जीवन में सफल बना देता है। सर, पिछले 35-37 वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं। जी ठीक है। जी हमने बहुत बार ऐसा सुना है, बहुत सारे बच्चों को जो आजकल तथाकथित विद्वान लोग भी कई बार बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर के कह देते हैं ये बातें कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये थीटा गामा A² + B² कहाँ यूज़ किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मैथमेटिक्स के शिक्षक को ये चीज़ें बहुत खलती होंगी कि ज़िंदगी भर सीख करके जो चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं और अब वही बच्चे बड़े होकर के बोलते हैं कि ये चीज़ें कहाँ उपयोग होती है। मैं चाहता हूँ सर कि आप उदाहरण के साथ बताएं कि मैथमेटिक्स कहाँ-कहाँ हम इजीली देख सकते हैं और कहाँ-कहाँ लोगों को ये चीज़ें अप्लाई होती हुई दिखती हैं। मैथमेटिक्स में, गणित में या मैथमेटिक्स में बहुत सारे एब्रीविएशंस लोग यूज़ करते हैं। जी जैसा कि आपने कहा कि कहीं ए, कहीं अल्फ़ा, कहीं बीटा, कहीं थीटा, कहीं फाई, कहीं साई, ये सब यूज़ करते हैं। कि मान लिया जाए कि किसी आर्किटेक्चरल इंजीनियर को आपने कहा भाई कि यहाँ हमको एक सीढ़ी लगा देना है, जी ये सीढ़ी स्टेयरकेस कंक्रीट का बनाना है, बिल्कुल। लेकिन ये होना चाहिए कि सीढ़ी का जो स्लोप है जी वो इस तरह से हो ताकि एक बच्चा भी आसानी से चढ़ जाए। तो अब वह आर्किटेक्चरल इंजीनियर क्या करेगा भाई? तो अब क्या करेगा वो? तो पहले तो उसका वो रफ स्केचिंग करेगा कि हम क्या करें, वह क्या करे कि कोई बच्चा उसको आसानी से वह उसके टॉप पर पहुंच जाए। जी तब उसके लिए वो सबसे पहले कहेगा कि वो रस्सी ला भाई, हम देखें कि वहाँ से उसका इंक्लिनेशन कितना रखना है, जी ये जो स्ट्रेच लेंथ होगा ये क्या रखना है। जी तब आपसे फिर पूछा जाता है कि भाई आप स्ट्रेच लेंथ कितना रखना चाहते हैं, ये बताइए, मटेरियल क्या खर्च करना चाहते हैं, जी हम उसी के अनुसार चलेंगे। तो कहेंगे कि नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेच रखना है। तो कहा कि मैक्सिमम स्ट्रेच रखना है तो हर हाल में वहाँ टॉप पर पहुँचने के लिए जो प्लेन देगा वो इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, यानी एक तिरछे समतल रहेगा। तो अब वो सोचेगा, भाई सोचता है, आप ही सोचेंगे करोगे कैसे? तो कहेगा कि भाई ये जो समतल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जी और आपने जो रस्सी लगाया जी तो ये रस्सी जाएगा तो उसके बीच का जो इंक्लिनेशन है, उस इंक्लिनेशन को आप नापिएगा कैसे भाई? बिल्कुल। आप कैसे नापिएगा? वहाँ तो आप प्रोटेक्टर भी नहीं रख सकते हैं, आपके पास प्रोटेक्टर है नहीं, क्योंकि वो प्रोटेक्टर छोटा सा डिवाइस है जो आप प्लेन शीट ऑफ पेज में लेकर चल सकते हैं। जी तो क्या करेंगे आप? तो अब वहाँ कहा जाता है कि भाई हम एंगल को क्या करेंगे कि उस एंगल को कंपास से इस तरह से एक्सपेंड तो कर सकते हैं। अब उस एंगल को यदि वो एंगल्स को नाप इस तरह से कर दिया तो दिस डज नॉट टेल अबाउट इट्स डिग्री मेजर। तो इस इंक्लिनेशन को नाप लिया और इस एंगल को रख दिया कि भाई कोई अननोन एंगल है, थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, वट एवर इज थॉट दैट इज़ वेरिएबल। अब कहता है कि इस एंगल का वैल्यू वो आराम से निकाल लेगा। कैसे निकाल लेगा? अब कहता है कि हमको उसका हाइट क्या दिया है, तो हमको उसका हाइट मान लेते हैं कि हमको 12 मीटर या 6 मीटर है। आप स्ट्रेन से यहाँ तक कहता है क्या कि हमको 24 मीटर रखना है। तो अब वो बता देगा आसानी से कि अरे
हमारा उधर हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो फिर हम निकाल लेंगे कि 12/24 दैट मीन्स 1/2, ये 30 डिग्री हो गया, एंगल अपने आप निकल गया। ये 30 डिग्री अर्थात उसने वह अपने इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर लेकर चलेगा, वो मंजिल तक पहुंच गया। ना उसको 24 मीटर लंबा नापने की ज़रूरत है, ना उसको फिर 12 मीटर नापने की ज़रूरत है। बस ये एंगल का जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं उसको। तो ये जब अब है तो ये तो हम सिंगल फिगर में चले हैं जी कि जब सिंगल फिगर में हो तब। अब मान लेते भाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जी कोई मल्टी स्टोरी पर्पस है, तो उसके जो टॉप होंगे, डिफरेंट टॉप्स होंगे, तो वो टॉप भी अलग अलग इंक्लिनेशन पर होंगे, अलग अलग वो एंगल बनाएंगे, अलग अलग कोण बनाएंगे। तो उस एंगल को नापने के लिए क्या करेगा भाई, तो उसके लिए एक एंगल के लिए अल्फा मान लेता है, तो दूसरे एंगल को बीटा मान लिया, तीसरे एंगल को गामा मान लिया, चौथा एंगल है यदि 4th फ्लोर का है तो चौथा एंगल को 5 मान लिया, 5th, इस तरह से बढ़ते चला गया। और डिफरेंट एंगल्स के लिए ये सेम टेक्निक अप्लाई करते हुए अपना एंगल कैलकुलेट कर लिया। उसको नापने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू मेजर। तो ये तो आपको मान लेते हैं कि ये ज्योमेट्री में या ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है जी इसमें इन दोनों के पीछे सबसे पहले हम लोगों को ये जो बताया, आपने पूछा कि भाई ये प्लस बी होल स्क्वायर जी क्या होगा, और तो ये कहता है क्या कि इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग द्विपद या बाइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बाइनोमियल। जी तो परफेक्ट स्क्वायर बाइनोमियल यानी पूर्ण वर्ग द्विपद। तो द्विपद हुआ दो पद। तो कहा जाता है यदि बच्चों को कि भाई 3 + 4 करो, कितना हुआ भाई, 7 तो 7 हो गया। जी कहेगा कि अब इसका स्क्वायर करो, 49 हो गया। तो 49 हो गया। अब इसी में कहता है कि नहीं, हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 3 + 4 और उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना जी भाई कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो अब बताएं कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या हो गया भाई, तो ये तो हो गया 3 3 3 9 और 4 16 25। एक और आप 49 कह रहे हैं, एक और 25 कह रहे हैं। इसका मतलब कि या तो आपका 49 गलती है, नहीं तो ये 25 रॉन्ग है। तो अब ये असमंजस की स्थिति आ जाती है बच्चों में, लोगों में। तो कहता है कि ये क्या होगा भाई, जी तो अब कहा जाता है कि नहीं, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर डाल दिए, जी 4b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर डाल दिए। तो अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 25। अब कहता है 2 × 2 से दोनों का इंटू कीजिए, 2 × 3 × 4। तो अब उधर आपको आ जाता है 24। अब 25 में 24 जोड़िए तो देखिए क्या आ गया, तो 49 आ गया। अब तो आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी भी दो नंबर का यदि वर्ग निकालना हो तो छोटा नंबर है तो आप जोड़ करके निकाल लिए बिल्कुल सर। लेकिन जब बहुत बड़ा नंबर का हो, डेसिमल का हो, फ्रैक्शन का हो या वेरिएबल्स का हो, तब आप क्या करेंगे, जी तब इस केस में ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिसका यूज हमको लग रहा है 6 से शुरू हो जाती है सर। जी जी उसमें कहता है कि मल्टीप्लाई विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन 101 × 99। अब उसका पर्पस यही हो गया कि भाई उसको कोई रफ वर्क नहीं करना है। बिल्कुल आपको तो सीधे 101 को लिख दिया 100 + 1, उसको लिख दिया 100 - 1। अब a + b × a - b यदि पता है तो 100 स्क्वायर - 1 स्क्वायर में 10,000 - 1 कर दिया, बस ओरली, विदाउट पेन, विदाउट कॉपी, विदाउट एनी एफर्ट, ओरली। तो दिस इज द रोल ऑफ अलजेब्रा, व्हिच इज, जिसको हम लोग हिंदी में बीज गणित कहते हैं। यानी वह गणित का जो गणना का एक सबक है, गणना का एक विषय, उसका वो बीज ही है। और हम लोग इस बीज गणित को किसी भी फील्ड में लेकर के चले, चाहे वह अरिथमेटिक हो, चाहे वह क्या कॉमर्शियल का हो, चाहे वह ज्योमेट्री अपनी ज्यामिति हो, रेखागणित हो, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो या क्षेत्रमिति हो, यहाँ तक कि कैलकुलस, जब आगे चलते हैं तो कैलकुलस का हो। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाते हैं, यही तो सबसे बड़ी, सबका ब्रांच है, सबका भी बेस दे देता है कि हाँ भाई, अब किसी बच्चा को कह दिया जाता है भाई 2x + 1 × 2x + 1 इंटू करो, तो अब जिसको नहीं पता होगा तो कॉपी पर लिख कर वो इंटू करेगा, लेकिन जिसको पता होगा वो कहेगा कि 2x + 1 होल स्क्वायर हो गया, तो 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x² + 1 + 4x ओरली बता देगा। तो ये बेसिक अलजेब्रा वास्तव में, इसको बीज गणित
जिन साइंटिस्ट ने, जिन महापुरुष ने इसका नाम दिया वो धन्य है, वाकई धन्य है, इसलिए कि वाकई ये गणित का एक बीज है। जिस तरह एक बीज लगाने पर उसके बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, बड़ी बड़ी डालियाँ हो जाती हैं, बहुत बड़े, और उस बीज से फिर नए उत्पाद मिलते हैं। तो उसी तरह से ये जो गणित का ये गणित की जो शाखा हो गई बीज गणित, ये वाकई बीज गणित है जो स्वयं तो रूट है ही, इसके ब्रांच ले जाता है और जहाँ जाए चाहता है वो उस ब्रांच से वहाँ तक, वो मंजिल तक पहुँचा देता है। सर अगला सवाल मेरा ये है कि एक तो मैंने ये सवाल पूछ लिया, उसी का ही एक हिस्सा है ये, कि अगर हम लोग देखें कि मैथमेटिक्स का आम आदमी के जीवन में मैथमेटिक्स कैसे काम करता है। बिल्कुल, तो मैथमेटिक्स कुछ लोग समझते हैं या कुछ बच्चे मानसिक रूप से सोचते हैं जी कि अरे भाई इसका प्रैक्टिकल लाइफ में हमको क्या ज़रूरत है। जी जी कुछ ज़रूरत नहीं है, किसी तरह कमा खा लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है। और प्रैक्टिकल लाइफ में मान लेते हैं सपोज आजकल जो आप सुनने होंगे कि जो आज अंबानी हैं या क्या कहते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी है, अडानी हैं, टाटा हैं, तो ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं कि साधारण से बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले वो अपना टारगेट पूरा करते हैं कि हमको क्या बेनिफिट लेना है, हमको इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट चाहिए। जी अब इस प्रॉफिट को निकालने, मान लिया कि उन्होंने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है जी और चाह रहे हैं कि भाई हमको 10% फ़ायदा चाहिए। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अब ये उनको 10% चाहिए, परसेंट में 10 है, वास्तव में वो कितना उसमें से इनकम करे, उसमें फ़ायदा करे, कितना आमदनी करेंगे कि उनको 10% मिल जाएगा। तो अब या तो वो स्वयं मतलब दिमाग लगाएं या नहीं, तो हमसे, आपसे, उनसे, किसी से पूछेगा कि भाई हमको इस पर 10% प्रॉफिट, हम क्या करें। तो यदि अब वो सेल्फ विज्ञ नहीं है, सेल्फ एक्नॉलेज्ड नहीं है, तब तो उनको दूसरे से पूछना पड़ेगा। तो कोई कहेगा कि कितना आप इन्वेस्ट किए हैं भाई, तो हम 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, कितना प्रॉफिट चाहते हैं, तो 10%। तो कहेगा 10% निकालिए, 10,000 का 10,000 का 10% 1,000 रुपया हुआ। आप इसको 11,000 में, माने 11,000 में बेच दीजिएगा, आपको 10% मिल जाएगा। तो पहले तो जीने के लिए एक साधारण सा एक पान दुख बेचने वाला है, गुटखा बेचने वाला है, या साधारण से साधारण बिजनेस करने वाला है, ये सब पहले तो वह अपना टारगेट रख लेता है कि भाई ये कपड़ा बेचने वाला है। यहाँ तक कि देखते सुनते हैं हम लोग कि भाई हाँ, दिवाली के मौका पर भारी छूट डिस्काउंट 50% देता है। अब डिस्काउंट, अब ये सवाल है कि यदि डिस्काउंट, वो तो कह दिया भाई, कह दिया, हमारे आपके जहन में उतर नहीं रहा है कि भाई डिस्काउंट होता क्या है। तो अब कोई कहता है कि नहीं छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है, तो क्या छूट दे रहा है, इसका मतलब कि उसने जो लगाया पूंजी 200 या 100 रुपया लगाया और 50% डिस्काउंट कहता है, तो क्या 100 रुपया का ऑब्जेक्ट वह 50 रुपये में दे रहा है वास्तव में। तो अब कोई भी आदमी सोचेगा, आश्चर्य करेगा, क्या 100 रुपया लगा करके उसने सामान खरीदा, 50% यानी 50 रुपया वो छूट दे रहा है, तो 50 रुपये में ग्राहक को दे रहा है, इसका मतलब वो घर से घाटा लग कर रहा है। तो ज़रूर इसके पीछे कुछ चाल होगा। तो कुछ चाल क्या होगा भाई। तो अब 2-4 आदमी बैठा था, कहा कि भाई अब इस पर मंथन करने की बात हो गई कि उसको ग्राहक को खुश भी कर रहा है, कुछ छूट भी दे रहा है। इसके बावजूद वह दिन भर बैठा है, तो वह खाने के लिए 10 रुपया ही, तो खाने के लिए 10 रुपये उकलाएगा कहाँ से। जिस बिजनेस से वो जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं उसकी दुकान है, तो उस दुकान की अपनी दुकान नहीं है तो किराया कहाँ से देगा, बिजली बिल कहाँ से देगा, यदि कोई स्टाफ रखा है तो वो स्टाफ का पेमेंट कहाँ से करेगा। तो दिस ऑल वुड बी मीट बाय द सेम प्रोफेशन। एक और वहाँ ग्राहक को वो डिस्काउंट भी दे रहा है। तो अब ये कुल मिलाकर के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं, जो समझाने वाला है वह आराम से समझा देता है, कहता है कि कुछ नहीं, वो घाटा में नहीं, कभी नहीं बेचता है, वह लॉस से तो कोई भी नहीं बेचेगा। अब वो छूट देता है तो ग्राहक को बुर्बक बनाता है। ग्राहक को बुर्बक कैसे बनाता है, कहा कि 100 रुपया में खरीद करके लाया, वो कहीं से अपना पूंजी लगाया, उस पर स्टिकर साट दिया 200 रुपया,
अब 200 रुपया या मान लिया 300 रुपया साट दिया। अब कहता है कि 300 रुपया उस पर लिखा हुआ है, कोई ग्राहक जाता है, कोई कस्टमर जाता है, कहता है कि देखिए भाई सब मार्क प्राइस है 300, और आप वहाँ आउटलेट में लिखे हैं बैनर में 50% डिस्काउंट। तो जब जो डीलर हैं, जो हाँ शॉपकीपर है, वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। ग्राहक अब खुश हो गया कि अरे भाई 300 का चीज़ है ये, हमको 50% रहेगा तो 150 रुपया में तो मिल गया। लेकिन अब 150 रुपये उसको कैलकुलेट करने आएगा तब तो कहेगा कि 300 का 50% कितना हुआ भाई। तो जो जानते हैं बोलचाल की भाषा में तो 50% रखेगा कि सीधे आधा, नहीं तब कैलकुलेट कीजिए कि 50% ऑफ 300 ये आपका 150 रुपये आ जाता है। तो 150 तो छूट दिया, ग्राहक को छूट दे दिया, ग्राहक को 150 बेच दिया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वास्तव में आप सोचिए कि 100 रुपया का चीज़ उसने लाया था, ग्राहक को वो 50% डिस्काउंट भी दिया, फिर भी उसको 150 रुपये यानी 50 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब यदि हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या करते ही हैं, तो हमको ये दिमाग और ये मेंटलिटी नहीं रहेगी, तब हम लोग 50% डिस्काउंट का मतलब 100 रुपया का चीज़ या 50 रुपया डिस्काउंट दीजिए, 50 रुपये घाटा में रख करके तब कल बोरा बिस्तर समेट करके घरे चले जाइए। यही होगा। तो ये कह रहा है। तो इस तरह से ये तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं जी। यदि हम आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जी उसमें ये जो मैथमेटिक्स है इसका तो लार्ज स्केल में इसको लोग बिल्कुल सर, आजकल तो डाटा एंट्री वगैरह हो गई, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आजकल चैट जीपीटी का भी ज़माना है, लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। हमने उसमें भी सुना है कि मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल ज़रूरत है। और सर जैसे इस चीज़ को ऐसे समझा जाए कि जैसे मान लीजिए कि दो पक्ष रखते हैं, एक विद्यार्थी ऐसा, एक व्यक्ति ऐसा जिसको मैथमेटिक्स आती, दूसरा व्यक्ति ऐसा मेरे जैसा जिसको मैथमेटिक्स कम आती है। तो अगर इन दोनों का फ्यूचर देखा जाए कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि सर आप बहुत अनुभवी हैं, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये बताएं, दिखाएं कि कैसे इन दोनों की ज़िंदगी अलग अलग हो सकती है। नहीं ज़िंदगी तो दोनों की अलग अलग है, ये तो डिपेंड करेगा अब इनके चॉइस पर, क्योंकि उन्होंने अपना, लेकिन ये काम कोई मतलब नहीं रह गया कि हाँ मैथमेटिक्स नहीं है जी तो उनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे बात नहीं तो है बिल्कुल। हाँ तब है अंतर कहाँ है? कि अंतर पड़ेगा जी कि सबसे पहले जहाँ पर वो हैं, जिस सोसाइटी में हैं, जी तो एक और लोग देखता है कि भाई अरे भाई मैथमेटिक्स है, इसको मैथमेटिशियन है, ये बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, बहुत बड़ा ये लोगों का की मानसिकता यहाँ होती है। नहीं कहता है समाज में कि अरे भाई देखो तुमको तो ये आता ही नहीं है, तो तुम जब ये नहीं समझोगे तो कैसे हाईएस्ट रैंक पर जाएंगे। जैसा कि अभी आपने सुना कि सोचा कि भाई अभी का जो ट्रेंड चला हुआ है कि जो यूपीएससी में आईएएस या आईपीएस होते हैं, तो उसमें 98% केवल माने टेक्निकल जी विंग से ही जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं सर। तो जिंदगी में थोड़ा सा अंतर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही उसके प्रेस्टीज, यहीं पर ही उसकी जो प्राथमिकता है, यहाँ पर ही डिस्क्लोज हो गया है कि भाई ही इज मैथमेटिशियन। इट मीन्स मैथमेटिशियन मीन्स he would be a good engineer at least in near future, and one who does not know maths or who is poor in maths, तो he can't be a good engineer। लोगों की मानसिकता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। वो तो जब जागो तब सवेरा की बात होती है कि यदि वो वास्तव में थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन ये थोड़ी सी लगन, थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ भाई हम भी कुछ करें, बताइए भाई, या बताओ भाई ये कैसे करने, हम भी बराबरी में आना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो ये तो मुझसे भी पंद्रह ले सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि दोनों के लाइफ स्टाइल में, दोनों के ज़िंदगी जीने का जो रास्ता है वो तो थोड़ी सी अलग हो ही सकती है। इसलिए कि अभी खास करके एक दौर चला हुआ है मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, इसके बाद है कुछ अभी हम लोग बेसिकली जहाँ चलें तो अभी ये कभी कोई नहीं पूछे कहेगा कि भाई हाँ अभी कॉमर्स पर लो, नहीं, कम से कम +2 तक तो भाई इसी को रखो, चाहे उसके लिए हमको एडिशनली पेरेंट्स को एडिशनल लोड उठाना पड़े, लेकिन करो, देखो कहीं हो जाए, कहीं आगे चलकर भी सुधर जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सर, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देंगे कि जो शुरू में उनका मैथ्स के प्रति कोई रुझान नहीं था जी इन द बिगिनिंग, लेकिन 7th 8th के जाने के बाद
जैसे ही उनको ये लगता है कि अरे मैट्रिक पास करना है, तब ये उनमें थोड़ी सी समझ आ जाती है और वो इतने लगनशील हो जाते हैं कि यहाँ तक कि जो पहले से चल रहे थे ट्रैक पर उनको भी बीट कर देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ दोनों मैथ्स जिनका है या जिनका नहीं है, तो दोनों की ज़िंदगी माने पैरेलल चले, ये तो खैर नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकता कि उनका अपना टेक्निकल हैंड मिलने का चांस ज़्यादा है, जो जिनका नहीं है उनको टेक्निकल चांस मिलने में थोड़ा सा इन्फीरियरिटी फील हो सकती है। तो इसीलिए आज लोग क्रेज़ देता है लोग कि हाँ कोचिंग है, मैथमेटिक्स जाओ भाई, इंजीनियरिंग की कोचिंग करो, मेडिकल की कोचिंग करो, तो ये करो। ज़्यादातर रुझान आज कोटा तो या बहुत सारी जगह है, दिल्ली या यहाँ भी लोग लगे रहते हैं। लेकिन आपने ये भी नहीं सुना होगा कभी कि हाँ भाई चलो कभी हिस्ट्री की तरफ झुकाव कर दे या कभी ज्योग्राफी की तरह झुकाव हो, ये सब नहीं हो पाता है। ये फिर भी जो कुछ भी करे वो तो बच्चे के स्टेमिना पर डिपेंड करता है। 1-2% यदि किसी की एबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, तब तो उनका जीवन, उनका लाइफ स्टाइल, उनका सीढ़ी, उनका लिंक तो अलग होगा ही। और अंततः हालांकि वैसे बच्चों को तो खैर निराश तो होने की ज़रूरत नहीं है कि अब मान लिया कोई नहीं बन पाया डॉक्टर, इंजीनियर, तो इसका मतलब दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। एग्जैक्ट बहुत सारे ऐसे बिंग हैं। आज देखिए उदाहरण के तौर पर कि हम जैसा कि आपने बताया कि टाटा, बिरला, अंबानी को देखा जाए, कौन बड़े इंजीनियर हैं, नहीं, वो कौन बड़े मतलब ये क्या कहते हैं कि डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, कुछ नहीं है। लेकिन आज देखिए हमारे आपसे कहीं खुशहाल ज़िंदगी है, ये उनके आगे हम लोग कुछ है ही नहीं, एक नौकर के बराबर भी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये इंटरेस्ट की बात है, बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं और इंटरेस्ट होने में थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड मैटर्स। हाँ, ये फैमिली बैकग्राउंड यदि आज कहा जाता है कि भाई परिवार थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, तो इसीलिए लोग खोजता है कि भाई कम से कम जो बच्चे आएंगे, न्यू जनरेशन जो आएंगे, उनको शुरू से ही कुछ प्लिंथ मिल जाएगा, कुछ बेस मिल जाएगा, कुछ उनको सीढ़ी मिल जाएगी, जिस सीढ़ी पर से आगे चढ़ने के लिए उन्हें चल कर वे अपने मंजिल की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या मैथमेटिक्स का अंत इंजीनियरिंग पर ही हो जाता है कि मैथ्स और इंजीनियरिंग कनेक्ट कर देते हैं लोग हमेशा? नहीं, तो मैथ्स केवल इंजीनियरिंग तक ही सीमित? नहीं सर, मैथ्स से इंजीनियरिंग, जैसे कि मैं आपको बता दूं सर, छोटी सी बात। जब जो हमारी बड़ी बेटी जो डॉक्टर है, वो JD विमेंस कॉलेज में शास्त्री नगर में रहता था जी तो उसकी फ्रेंड थी एक अनामिका जी तो वो चली थी टाइट्रेशन, एक प्रैक्टिकल है, जी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ जी यूजिंग स्टैंडर्ड एसिड और स्टैंडर्ड बेस। जी तो उस मामले में एक पीपेट होता है जिससे शक करता है लोग, जी। बेस या एसिड जो भी मिला है, जी तो उसको था कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना था इसका एसिड का। और उस खूब संजोग से वो क्वांटिटी में ज़्यादा शक कर ली, इतना शक कर ली कि उसके मुंह में चला गया। अब चला गया तो वो चिल्ला रही है कि भाई अब क्या करें, सब वो देख रहा है। तो ये जो हमारी बेटी है वो कही कि भाई तुम बेस पी ली है, NaOH बेस पे पी ली। HCl बगल में ही था सेम स्ट्रेंथ का, तो कही कि इसमें से 5 ml शक करो, लेकिन वो ऐसे नहीं शक कर रही थी। कही नहीं, कही तुम शक करो ना, शक करो। तो ये पता था कि भाई यदि स्ट्रेंथ सेम रहे तो उस केस में कहता है क्या कि जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसको एसिडिक सॉल्यूशन ही न्यूट्रलाइज करेगा, अदरवाइज डॉक्टर का बाबू भी आएंगे तब भी नहीं उसको बचा पाएंगे उसमें। तो अब यहाँ देखें कि यदि मैथ्स जिसको नहीं पता होता, जैसे मान लेते हैं कि आप चल रहे हैं मोलरिटी के लिए, स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए जी, तो मोलरिटी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि मोल एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ या वॉल्यूम ऑफ द एसिड और बेस व्हाट एवर यू आर टेकिंग इन लीटर। अब कहता है कि आपको मिलीलीटर में आप वहाँ जो
pipette है या burette है, that is graduated in milliliter. Anyway, you have to convert into liter. तो without maths, how can it be possible? दूसरी बात कि आपको मूल निकालना है भाई। आप 500 ग्राम NaOH लिए हैं, कहता है कि उसका मूल बताइए। पहले जब तक आप मूल नहीं निकालेंगे, यू कांट कैलकुलेट मोलरिटी। तो अब यहाँ पर मामला अटक गया कि या तो आप यदि उसको ग्राम में लेकर चलते हैं और इस वॉल्यूम को लीटर में लेकर चलते हैं, फिर भी आप रॉन्ग हैं। यदि आप उसको मोल में लेकर चल दिए हैं, इधर मिलीलीटर में छोड़ दिए हैं, फिर भी आप रॉन्ग हैं। तो अब मैथ्स कहता है कि नहीं, फर्स्ट यू माइंड द टर्म्स विच आर रिक्वायर्ड, कि पहले आप क्या कीजिए, जो मास दिया है उसको पहले मोल में कन्वर्ट कीजिए। इधर वॉल्यूम दिया है, मिलीलीटर में हो सकता है, cm³ में हो सकता है, dm³ में हो सकता है, वो किसी यूनिट में रहे, लेकिन नहीं, आप पहले उसको लीटर में लाइए, इसके बाद आप मोलरिटी निकालेंगे, इसके बाद आप स्ट्रेंथ उसका निकाल सकते हैं। ठीक है। मेडिकल स्ट्रीम में यदि हम बता दिए कि हाँ ये मेडिकल स्ट्रीम में तो और कुछ है। मान लेते हैं कि आप बहुत बड़े सर्जन हैं, तो आप बहुत बड़े सर्जन हैं, आप किसी का मेजर ऑपरेशन करने चले हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनेस्थेसिया आप देंगे उस एनेस्थेसिया का ड्यूरेशन क्या होगा। तो ये डिपेंड करेगा उसके कंसंट्रेशन पर। अब कंसंट्रेशन निकालना नहीं आता है, नहीं जानते हैं, या कंसंट्रेशन होता क्या है ये नहीं पता है, तब आप उसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। यानी ऑपरेट करने से पहले जो एनेस्थेसिया देंगे उस एनेस्थेसिया को का इस्तेमाल आप किस रूप में करेंगे। या तो आप लो कंसंट्रेशन का यूज़ करेंगे, तो जो ऑपरेशन घंटा भर का चाहिए वो पेशेंट मालूम पड़ा 10 मिनट में सेंस में आ गया। नहीं, यदि आप ज़्यादा कंसंट्रेशन का देते हैं तब मालूम पड़ा कि हमको आधा घंटा में उसको सेंस में लाना था, वो पेशेंट एक घंटा तक सेंसलेस ही रह गया। तो यहाँ इसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मत कहने का अर्थ है मेडिकल साइंस, ये तो मेडिकल स्ट्रीम की बात हुई, और इंजीनियरिंग की बात तो खैर दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन मैथ्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई एक साधारण सा कोई इंजीनियर है, अब उसको ठेका मिला है कि भाई एक फ्लाईओवर बनाना है। तो अब कहता है कि अब फ्लाईओवर बनाना है, फ्लाईओवर बनाने के लिए अब वो सोचेगा भाई क्या क्या करना होगा। हालांकि उसको बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, वो तो काम करेंगे लेबर वर्कर, लेकिन आउटले उसका प्लान तो वही देगा। तो वो क्या करेगा भाई, कुछ नहीं करता है, कहता है कि फ्लाईओवर हमको हॉरिजॉन्टल लेवल से 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाना है, रखना है। ठीक है, रखना है। तो अब हमको इंक्लिनेशन काफ़ी लंबा होना चाहिए, तो शॉर्टर इज़ द एंगल, लॉन्गर इज़ द स्ट्रेच। तो वो इंक्लिनेशन 5 डिग्री रख देगा, एक साइक्लिस्ट भी आराम से पहुंच चला जाएगा। तो ये तो इंजीनियरिंग में उसके लिए ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री दैट डील्स ओनली स्पेशली विथ ट्रायंगल, दैट इज द trigonometry. That means 3. Gono is measurement of angles and sides. Metry means measurement. Then trigonometry actually it is related to triangle. जैसे सर एक और चीज़ है, जैसे बच्चों को अगर देखा जाए, जैसे मैं अपनी भी अगर बात करता हूँ, तो मैथमेटिक्स से पता नहीं शुरू से ही क्यों लगाव नहीं रहा, मुझे लगाव नहीं रहा, उसके पीछे मेरा कारण, जैसे आपने बताया कि मैथमेटिक्स क्या कहते हैं, मथना जरूरी है। जी मथना, जी मथना हम लोग बात क्लास में वही कहते हैं। जी अरे मैथ्स मीन्स मथो, जैसे घी को मक्खन को मथोगे तो कुछ न कुछ कहोगे कि हाँ क्रीम निकला है भाई, घी निकला, तो घी निकला है। या देखो गांव देहात में भी देखो ये क्या करता है कि छाल ही निकाल लेता है, लोग उसको कढ़ाई में थोड़ा सा रखकर मथ देता है, गर्म कर देता है, देखो क्या निकल गया। आखिर किया तो आखिर मेहनत किया, तो वही बात है इसमें और कुछ नहीं। और एक बार मथ लोगे जिंदगी भर राज करोगे सर। जैसे लेकिन बात है ना कि ये चीज़ें, जैसे अब मैं सर 27 साल का, मुझे ये चीज़ें अब समझ में आ रही है कि हाँ मैथमेटिक्स ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहाँ मुझे अब लगता है
कि अगर ये एक चीज सही हुई होती तो बहुत सारी चीजें सही हो गई होती। लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं, क्लास 6 में कोई बच्चा पढ़ रहा है सर, वो 12 साल का बच्चा है, 12 साल का भी नहीं, आप लेकर के 11-12 साल का जो बच्चा है सर, उसको ये इम्पोर्टेंस कैसे समझ में आए? उसको तो लग रहा है कि भाई मस्ती ही जिंदगी है। उसको तो नहीं पता कि आटे दाल चावल का भाव क्या है, उसको पता होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना एक चाहिए। बच्चे से बचपना छीनना कोई बढ़िया बात तो है नहीं, मगर फिर भी बच्चों से बिना बचपना छीने नहीं सर, मैथमेटिक्स के जैसे प्रति कि रुझान कैसे कराएं? नहीं सर, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी। इनको सर ऐसा किया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि भाई जो बच्चे, अब तो क्लास 6 की बात कर रहे हैं, जी मैं कह रहा हूँ कि क्लास 1-2 की बात मैं कह रहा हूँ। जी मैं कह रहा हूँ कि मैं एक दिन यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टाइप हो रहा था, प्रैक्टिकल था, उसमें प्रश्न था क्या कि एक किसान है, जी वह अपने आयताकार यानी रेक्टेंगुलर फील्ड में, जी जिसका डायमेंशन दिया हुआ था 20 और 16, जी 20 और 16, और उसमें वह 1.4 मीटर रेडियस का एक वेल खोदता है, और करीब करीब वो 16 मीटर वो डीप में जाता है। जी लेकिन अब वो चाह रहा था, वो किया क्या कि मिट्टी के देखा कि भाई हम अपने खेत की मिट्टी दूसरे के खेत को भरें, नहीं, हम अपने ही खेत में भरेंगे। अब उसके चलते वो किसान क्या किया भाई, वो कुआं से खोदी हुई मिट्टी को बाकी जो एरिया बच गया खेत में, जी उसमें वो छीट यूनिफॉर्मली बराबर से कहा कि ताकि हम अपना खेती करते रहें, प्लेन कर दिया। तो बच्चे लोग पूछे कि भाई अभी सॉल्व होगा कैसे, हाउ इट कैन बी सॉल्व। सर सवाल क्या था, क्या निकालना था हमें? मिट्टी पता करनी थी कि कितना है। नहीं कि आखिर ये मिट्टी जो लेवल होगा वो कितना ऊंचा उठ जाएगा, अच्छा, मतलब कितना और ऊपर कितनी मिट्टी का जो हाइट है वो बढ़ जाएगा। जमीन जो आपका प्लेन है, रेक्टेंगुलर पहले था, जी और कुआं खोदने के बाद जो मिट्टी निकली उसको अपने समतल बिछा दिया गया। यूनिफॉर्मली समान रूप से सब जगह फैला दिया। जी तो ये जो लेवल है मिट्टी का फील्ड का, जी वो आपका कितना ऊंचा बढ़ गया, जी बस ये इतना ही था। तो बजाबता मैंने उसके लिए 2 पीरियड भी हम लोग को स्पेल भी करना पड़ा, जी 2 पीरियड स्पेयर करना पड़ा। तो हमने उसी पेड़ के नीचे हमने एक रेक्टेंगुलर आउटलाइन खींच लिया। जी उसके बाद अंकित था, तो उसको हमने कहा कि तुम कुआं खोदो भाई। तो खोदा, तो उतना 20 फीट मीटर तो नहीं, लेकिन मान लिया, हमको कह दिया कि तुम इतना ही, अब बताओ कि 20 सेंटीमीटर खोद लो। खोद लो। हाँ, जी 20 सेंटीमीटर। हम कहेंगे उसको भी स्केल बना लो, 2 सेंटीमीटर ही खोद लिया। हम कहे अब मिट्टी को इधर उधर नहीं फेंकना है, जी ये जो बाउंड्री हम खींचे हैं इसी में मिट्टी को फैलाना है, फैला दिया। हम कहे अब सोचने की बात है, कैलकुलेट करेंगे बाद में, नापेंगे बाद में, अब सोचो कि क्या करना होगा। तब उसमें से ये आदित्य बताया कि सर सबसे पहले तो हमको ये जो कुआं खोदे हैं उतना सर्कुलर एरिया तो फील्ड में से घट गया। जी हम कहे बिल्कुल घट गया, तो इस पर तो मिट्टी नहीं ना छिटाएगा। नहीं हम कहे नहीं, तब क्या करोगे? तो रेक्टेंगल के एरिया में से पहले तो हम सर्कुलर टॉप का जो एरिया वो माइनस कर देंगे, तो हमको उस फील्ड का एरिया मिल जाएगा जितना में मिट्टी छिटी गई, ये हमको एरिया मिल गया। अब कहता है क्या कि वहाँ से मिट्टी निकला कितना, तो वो तो सिलेंड्रिकल है। जी सिलेंड्रिकल है अर्थात मिट्टी निकला होगा तो एरिया नहीं बल्कि वो तो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, तो इसलिए उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। बिल्कुल। तो वॉल्यूम निकालोगे कैसे भाई, वो तो वेल है। तो कहता है वेल जस्ट लाइक सिलेंडर हो गया ना, सिलेंड्रिकल हो गया। तो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, उससे वॉल्यूम निकालेंगे यानी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द वेल। अब क्या करोगे भाई? तो सर अब इस वॉल्यूम को छिटा गया है तो पूरा एरिया हमको मालूम है, तो एरिया यदि मालूम है यानी एल इंटू बी हमको मालूम है, जी तो हमको एच चाहिए, जी तो एच लगा देते हैं उसमें, यानी एल बी इंटू एच इक्वल टू ए इक्विट कर देते हैं। तो एल बी एरिया हमको रिमेनिंग एरिया मिला हुआ है, अर्थात एच निकल गया सर कि वॉल्यूम ऑफ द वेल फ्रॉम अर्थ फ्रॉम द वेल भी बाई आपको जो एरिया बचा हुआ तो उसे डिवाइड कर दिए, क्या है आगे। हम कहे वाह, और अब उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकली उन लोगों को ये भी मैंने बताया कि अब ये बताओ भाई कि उस कुआं से मिट्टी खोद कर
किसी दूसरे खेत में, दूसरे अपने ही खेत में, दूसरे खेत में हम एक प्लेटफॉर्म बना लें, एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म बना लें, तब क्या होगा? जी तब उसमें ये एरिया माइनस करना होगा कि नहीं? तो हम एरिया काहे को माइनस क्यों माइनस करेंगे? यहाँ से मिट्टी निकला और दूसरे जगह हमको प्लेटफॉर्म बना दिया, तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब वहाँ अपना लेंथ ब्रेथ देंगे तो हम हाइट निकाल देंगे। तो इस तरह से सर ये दूसरे फिर ये करीब 20 दिन के बाद इन लोगों के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या आ गई। जी समस्या आ गई क्या? ये लोग क्वेश्चन था इसमें, वो फंस गया। क्या रहा था? क्या एक रेक्टेंगुलर फील्ड, उसका मेजरमेंट अपना डायमेंशंस दिया हुआ है। अब कहता है कि उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा पूरा नाली बना दिया गया है, गड्ढा बना दिया गया है। और कहता है कि उसको पूरे को पानी से यदि भर दिया जाए, कितना पानी हटेगा? हम कहे तब सोचो तुम क्या करोगे भाई? तब कोई उसी में कोई बच्चा कहा कि सर इसको कोना से काट करके ये हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उधर क्यूबॉइड हो गया, इधर क्यूबॉइड हो गया, इधर क्यूबॉइड हो गया, 4 क्यूबॉइड का निकाल के जोड़ देंगे हम पे। एक तरीका सही है, भले ही अब कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन सही हो पा रहा है कि नहीं, अप्रोच सही है। जी दूसरा टेक्निक बताओ भाई, हम 4 क्यूबॉइड को नहीं लें, हम एक ही को लें, तब क्या करेंगे? तब उसमें से कोई ब्रिजेश कहा कि सर हम पहले एरिया ऑफ द बेस निकाल दें और डेप्थ से इंटू कर देंगे तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। हम कहे बिल्कुल। हम पूछे कि एरिया ऑफ बेस कैसे निकालोगे भाई? तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? टोटल लेंथ उसका जो चारों तरफ चला है उस लेंथ को जोड़ दिए, और आपने कहा कि 1 मीटर चौड़ाई है तो 1 मीटर ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ द बेस निकल गया। आप जितना डेप्थ दिए हैं उससे इंटू कर दिए तो एक बार में वॉल्यूम सारा निकल गया, उतना वॉल्यूम आ गया। तो इस तरह से मैथमेटिक्स सर शुरू में यदि छोटे बच्चे हैं तो आजकल बुक में भी देता है कि भाई कि एक कहता है कि ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट क्लास 3 या 4 से कहता है कि भाई ट्रायंगल बनाओ, तो उसके लिए बच्चा को उसको लाइन नहीं खींचने आता है। आप कितना भी कहते रहेंगे कि ऐसे करो, लेकिन वो टेढ़ा करेगा ही। लेकिन उसी को यदि आप मैच स्टिक ले लें और यदि ट्रायंगल है तो उनको कहेंगे ट्राई का मतलब 3, वही समझ गया था? हाँ, तो 3 मैच स्टिक उठाओ, अब वो तीनों मैच स्टिक को एंड टू एंड जोड़ो ताकि क्लोज फिगर बन जाए। तो कहेगा क्या बना बोलो? तो ही कैन प्रैक्टिकली टेल यू दैट इट इज ट्रायंगल। अब इसी तरह से आप मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में बनाना चाह रहे हैं, तो क्वाड्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना। क्वाड्री का मतलब हुआ 4। तो अब 4 मैच स्टिक दे दिए। अब हम कुछ नहीं करें, 4 मैच स्टिक मैंने दे दिए। अब उस बच्चा को कहा गया कि भाई 4 मैच स्टिक को इस अरेंज करना है कि फिगर क्लोज्ड बने और चारों मैच स्टिक का यूज होता। तो हमसे आपसे ज़्यादा तेज है वो झट से अपना चारों तरफ घेर देगा। तब घेर देगा तब उसको ये पूछा जा सकता है भाई कि उसको तुम कितने तरह से घेर सकते हो? तो कहेगा कि वो टेढ़ा हो गया, कोई सीधा खिंचाएगा। तो यदि सीधा सब लगाओगे तब क्या मिलेगा तुमको? तो कहेगा कि सीधा तब नहीं मालूम है सर। तब कहते सब साइड तुम्हारा मैच स्टिक का सारा लेंथ इक्वल है ना जी? तो हाँ, क्यूब हो गया, हम तो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बन गया, बिल्कुल। अब थोड़ा सा अब कहता हो कि थोड़ा सा किसी को बेंड करो थोड़ा सा, तब क्या बनेगा? तो तब बताओ मैच स्टिक का साइज क्या रहा? तो वही है। तो मैच स्टिक का साइज वही है, लेकिन अब थोड़ा टेढ़ा कर दिए हैं, तब ये रोम्बस बन गया। तो अब तो हो गया कि हाँ साइड इक्वल हो गया, और साइड इक्वल हो गया तो रोम्बस है। और यदि सीधा साइड मोटी होगी 90 डिग्री, वो इसको समझ में नहीं आएगा। वो जब 6/5 में पहुँचेगा तो पूछेगा 90 डिग्री जब एंगल पड़ेगा, तो कहेगा जी कि सीधा समझो ना, एकदम सीधा है ना? तो सीधा है तो समझ जाओ कि स्क्वायर बन गया, और यदि स्लांटिंग कर दिए हैं तो रोम्बस बन गया। इसी तरह से आप उसको इस तरह से आप ऐड करते चलिए। कहिए कि अभी क्वाड्री सुन लिया, अब 5 हम तिल्ली देंगे, 5 मैच स्टिक देंगे, तब बताओ क्या बनेगा? 3 दिए थे तो कहा कि ट्रायंगल हुआ भाई। 4 दिए क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब बताओ 5 दे रहे हैं, क्लोज फिगर बनाना है, क्या करो? उसने जोड़ दिया, कहेगा अब इसका नाम बताओ, शेप का नाम बताओ क्या हो?
तो वो तो बच्चा है, वो नाम सुना ही नहीं है कभी। तब इसमें अब हमारा आपका एफर्ट चाहिए। तब उसको कहिए कि तब सुनो, ट्राई का मतलब बोले थे 3 था, क्वाड्री का माने 4, तो अब उसमें उसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं पेंटा। अंधेरा हो चला है और हम लोग चाहेंगे कि अब हम लोग ये वाला पॉडकास्ट आगे अगली बार में कंटिन्यू करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओके, हमारे ओके। पॉडकास्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट माइंड सर। आप सभी दर्शकों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। थैंक यू।